हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद निखिल। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कल बताया था कि हम इंग्लिश में इम्प्रूव करेंगे, जैसे कि हम राइटिंग में इम्प्रूव करेंगे और इंग्लिश स्पोकन में इम्प्रूव करेंगे। हम राइटिंग में इम्प्रूव इस तरह करेंगे कि हम एक स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे। उसमें से हम कुछ चीज़ों को सीखेंगे, जैसे कि वर्ड मीनिंग्स, सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, कौन सा टेंस है, ऐसे वगैरह में मैं आपको बताऊंगा। सो दोस्तों, आपको मैं यह श्योरिटी से कह सकता हूँ कि ये जो वीडियो देखने के बाद आपको आपके अंदर वो ऐसा फीलिंग आएगी कि आज मैंने बहुत कुछ सीखा। आप इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखेंगे। इस वीडियो को जो पेज दिख रहा है आपको, इसमें जो हिंदी दिख रही है, जो स्टोरी लिखा हुआ है, वो वाराणसी की यात्रा पर है। तो आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। आप ट्रांसलेशन सीखेंगे इससे, आप वर्ड मीनिंग सीखेंगे इससे, और आप बहुत कुछ सीखेंगे। आप इससे फ्रेज भी सीखेंगे जो आपको इंग्लिश इम्प्रूवमेंट में काफ़ी हद तक मदद करेंगी। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का स्टोरी है, जैसे देख सकते हैं, वाराणसी की यात्रा। ये मैंने कक्षा 3 के स्टोरी से मैंने लिया है, जो बहुत काफ़ी अट्रैक्टिव स्टोरी मुझे लगी। और मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं कि आज का जो बनारस है वो कैसा है और पहले का बनारस कैसा था। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले के बनारस में लग रहा है कुछ अलग ही बात है, वहाँ कुछ अलग ही है, कितने अट्रैक्टिव लग रहा है आप खुद देखिए। तो पहले की बातें कुछ और थी, अब की बातें कुछ और हैं। बट हम चलते हैं अपने वीडियो पे। तो आप देख सकते हैं वाराणसी की यात्रा है, और मैं स्टोरी पढ़ के आप सुना दूँ। मैं इसमें से बस 10 ही लाइन मैंने ट्रांसलेट करवाया है, जो आपको मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फिर हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। गर्मियों की छुट्टियां थी। मैं अपनी बुआ से मिलने वाराणसी गया। वाराणसी हमारे गांव से काफ़ी दूर है, रेलगाड़ी से जाना पड़ता है। पूरे पूरे 52 रुपये का टिकट लगा था। दीदी भी मेरे साथ थी। रेलगाड़ी से यात्रा करने में मुझे बहुत आनंद आया, जैसे कि छुक छुक छुक, धम धड़ाम, धम धम धड़ाम, सू 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 करके नहीं ट्रेन चलती है वैसे ही। तो ऐसा लग रहा था मानो पेड़ भी हमारे साथ चल रहे हों। स्टेशन पर पहुँचे तो भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। बाहर आकर दीदी ने एक रिक्शा बुक किया। जल्दी ही हम बुआ के घर पहुंच गए। हम यहाँ तक का ट्रांसलेशन बनाएंगे। चलिए चलते हैं, बनाते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए ट्रांसलेशन पे और हम करते हैं ट्रांसलेशन, जैसे कि मैंने कर दिया पहले से ही। और मैंने इसकी प्रैक्टिस पहले से ही कर चुकी है, इसलिए मैं कॉपी पे नहीं लिखा हूँ, मैं डिजिटली आपको दिखाऊँगा, ठीक है, जिससे मेरा भी टाइम बचेगा और आपका भी, ठीक है। तो ये है फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट सेंटेंस उस स्टोरी का, ठीक है। तो हम इसे पढ़ते हैं, उसको ट्रांसलेशन देखते हैं कैसे बनता है। तो गर्मियों की छुट्टी थी, गर्मियों की छुट्टी थी, ठीक है। तो ये बनेगा इस तरह, इसका इंग्लिश है इट वाज द समर वेकेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 मीनिंग्स देखने को मिलेंगे। एक होगी आपको गर्मियाँ यानी गर्मी, और छुट्टी, आपको 2 मीनिंग है। जैसे आप देख सकते हैं, समर का मतलब होता है गर्मी और छुट्टी का मतलब वेकेशन यानी समर वेकेशन यानी गर्मियों की छुट्टी। और क्योंकि ये पास्ट में है तो इसलिए यहाँ वाज आया। और ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि आपने सब पढ़ा हुआ, आप बिगनर हैं तभी यहाँ पे आपको समझ में आएगा। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, आपको कुछ नहीं आता, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। आपको कम से कम बिगनर होना चाहिए, जैसे कि आपको टेंस वगैरह का और एक्सिलरी वर्ब, कैन, कुड, मे, माइट का आपका प्रयोग तो आना चाहिए, आपको सब आना चाहिए, फिर ही आप समझ आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट टेंस है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म वहाँ से पास्ट है, इसलिए V2 आया है, ठीक है, ठीक है। इसमें आपने 2 वर्ड सीखा, समर वेकेशन। इसको आप अपनी कॉपी पे 5 बार लिखिए। समर को ऐसे लिखिए, समर, समर मतलब गर्मी, समर, समर मतलब गर्मी, और इसको भी 5 बार लिखिए। वेकेशन, वेकेशन मतलब छुट्टी, ठीक है। और इस सेंटेंस को आप अपने मन में बैठ जाएगा, वैसे ही जब आप ऐसे करेंगे तो इसको बार बार देखेंगे, गर्मियों की छुट्टियाँ, इट वाज द समर वेकेशन, आपको वैसे ही इसमें मीनिंग और सेंटेंस आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं आगे। तो यहाँ आगे देखिए, मैं अपनी बुआ से मिलने वाराणसी गया, ठीक है। ये पास्ट का सेंटेंस है, जैसे देख सकते हैं, ठीक। देखिए, तो आई वेंट टू वाराणसी टू मीट माई आंट, आंट मतलब होता है फुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड आंट मतलब फुआ होता है, तो ये अच्छा नहीं है, तो हम फुआ ही कहेंगे तो अच्छा लगेगा। तो आंट कहते हैं इसे इंग्लिश में। तो आई वेंट टू वाराणसी टू मीट माई आंट, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं इसमें कोई मीनिंग तो है नहीं वैसा कि आपको ना आए, सब मीनिंग तो है ही। मीट, ये मीट है एक मीनिंग, मीट का मतलब होता है मिलना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ओके। एंड आगे बढ़ते हैं हम और आगे चल के देखते हैं और ये है तीसरा सेंटेंस, ठीक है। तो इसे हम करते हैं। वाराणसी हमारे गांव से काफ़ी दूर है। तो दोस्तों इसमें काफ़ी मीनिंग आपको सीखने को मिलेंगी, शायद जो पहले आपने नहीं सीखी हो, ठीक है। तो देखिए, वाराणसी इज़ क्वाइट फार फ्रॉम आवर विलेज। अब इसमें आपको क्या नहीं समझ आ रहा, क्वाइट फार। तो दोस्तों इसमें क्वाइट का मतलब होता है काफ़ी, और इसमें फार का मतलब होता है दूर। यानी क्वाइट फार एक फ्रेज समझ लीजिए जो है, इसका मतलब होता है काफ़ी दूर। क्वाइट फार का मतलब काफ़ी दूर। QUIT, क्वाइट फार का मतलब काफ़ी दूर। आप ऐसे दो मीनिंग में याद कर सकते हैं। एक होता है क्वाइट, तो आप ऐसे कॉपी पे लिखिए 5 बार। क्वाइट का मतलब होता है काफ़ी, क्वाइट का मतलब होता है काफ़ी, और फार का मतलब होता है दूर। और एक FOR फार का मतलब होता है के लिए, और FAR फार मतलब दूर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने दो मीनिंग सीखा। क्वाइट फार का मतलब काफ़ी दूर, ठीक है। तो वाराणसी इज़ क्वाइट फार फ्रॉम आवर विलेज, तो आपने समझ रहे होंगे, ठीक है। फिर आते हैं आगे। तो यहाँ सेंटेंस है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो देखिए, क्यों एक समान फैक्ट है इसलिए इज़ आया है। एक समान फैक्ट है क्योंकि दो है, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ टेंस, ओके। मैं बता दूँ मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं आपकी तरह बिगिनर हूँ। बस मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ बस मैं वही आपको दिखा रहा हूँ, जिससे आपका भी इम्प्रूवमेंट हो, आप भी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकें और इंग्लिश में इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। तो फिर मैं आता हूँ चौथा सेंटेंस पर, ठीक है दोस्तों। तो चौथा सेंटेंस ये है, रेलगाड़ी से जाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी मजबूरी है रेलगाड़ी से जाना, क्योंकि एक तरह से देखें तो यहाँ पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी नीड है, इसलिए हमें जाना पड़ता है। और साधन हो सकता है नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता है। तो जैसे बाइक्स तो हम जा नहीं सकते बनारस, क्योंकि काफ़ी दूर है। और प्लेन से जा नहीं सकते, काफ़ी खर्चा होता है। बस का तो पता नहीं, बट मैसेज दिखता है, जैसे दिखता था, जैसे दिख रहा है। तो इसमें मजबूरी समझ लीजिए। तो इसमें दो सेंटेंसेस है, जैसे कि वन हैज़ टू ट्रेवल बाई ट्रेन, वन हैज़ टू ट्रेवल बाई ट्रेन। तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बट ये वाला समझ में आ रहा मुझे। तो आप भी इसे देख सकते हैं, बट ये वी हैव टू गो बाई ट्रेन, ये पैसिव वॉइस है। तो आपने पढ़ा होगा हैव टू का यूज, जिसमें लास्ट में आता है पढ़ा है, पढ़िए, तो पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ा है, पढ़िए, ऐसे आता है। तो जैसे कि तो पढ़ता है, तो वी हैव टू गो बाई ट्रेन, क्योंकि पैसिव वॉइस है, ठीक है। ये सिंपल प्रेजेंट है, ओके। सामान्य बात बताई जा रही है, क्योंकि सामान्य बातें बताई जा रही हैं, प्रेजेंट टेंस क्यों है। फिर आते हैं हम, ठीक है, पाँचवें सेंटेंस पे। पाँचवें सेंटेंस से पूरे 52 रुपये का टिकट लगा था। कितने का लगा था? पूरे 52 रुपये का टिकट लगा था। और इसका ट्रांसलेशन है द टिकट कॉस्ट 52 रुपीज़। और यहाँ पे आपको मैंने रिसर्च किया कि ये कॉस्ट वर्ब है या कि क्या है। तो मुझे ये पता चला कि वर्ब दो तरह के होते हैं। एक होता है जो स्थिति बताता है, वो वर्ब ही है, बट स्थिति बताता है। और एक एक्शन वर्ब होता है, और एक ये स्थिति बताता है कि कैसे क्या संबंध है, आपको क्या विचार है, इमोशन वगैरह को बताता है, ठीक है। तो आप वर्ब के बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। वर्ब दो टाइप के होते हैं, कि एक्शन होता है और एक होता है जो मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो वो होते हैं दो तरह के वर्ब होते हैं। कॉस्ट, आपको कन्फ्यूजन होगा कॉस्ट वर्ब है कि नहीं है, तो लेकिन ये वर्ब है। तो आप इसके बारे में रिसर्च कीजिए, जब रिसर्च करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो द टिकट कॉस्ट 52 रुपीज़, ये पास्ट में है, तो ये पास्ट का सेकेंड फॉर्म है कॉस्ट का सेकेंड फॉर्म कॉस्ट ही होता है, ठीक है। सिंपल फास्ट देख सकते हैं, यात्रा पहले सोच के इसलिए V2 लगा है। आप देख सकते हैं कॉस्ट V2 कॉस्ट ही होता है, ठीक है। फिर आगे आते हैं, और आगे दीदी भी मेरे साथ थी, दीदी भी मेरे साथ थी, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, माई एल्डर सिस्टर वाज एलोन विद मी, माई एल्डर सिस्टर वाज ऑल्सो विद मी। ऑल्सो का मतलब होता है भी, तो माई एल्डर सिस्टर वाज ऑल्सो विद मी, मेरे साथ थी। यहाँ एक फ्रेज है, विद मी मतलब मेरे साथ होता है, इस विद मी का मतलब मेरे साथ होता है। ऑल्सो का मतलब भी होता है, और आपको सब पता है एल्डर का मतलब बड़ा होता है, दीदी, ओके।
तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ क्यों है, क्योंकि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म। ध्यान दें, सब्जेक्ट दीदी एक व्यक्ति है इसलिए वहाँ जाया, वर्ब नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं दीदी है, माई एल्डर सिस्टर। यहाँ पे आप यहाँ पे कई लोग कन्फ्यूज रहते हैं, माई एल्डर एंड माई एल्डर सिस्टर। माई मतलब मैं और मेरा दीदी भी आ जा रही है, तो इसलिए यहाँ वर्ब लगेगा, लेकिन नहीं, यहाँ सिर्फ सिस्टर सिंगल है इसलिए लगेगा, क्योंकि हम बता रहे हैं, हम उसमें शामिल नहीं हैं। ठीक है, तो अब फिर आगे आते हैं और आगे देखते हैं। सातवां ट्रांसलेशन है, रेलगाड़ी से यात्रा करने में मुझे बहुत आनंद आया। ठीक है, रेलगाड़ी से यात्रा करने में मुझे बहुत आनंद आया। क्या? तो आई इंजॉयड ट्रेवलिंग बाय द ट्रेन वेरी मच। ये पास्ट में है इसलिए इंजॉयड है, क्योंकि इसमें सेकेंड फॉर्म है इंजॉय का। ठीक है, तो आई इंजॉयड ट्रेवलिंग बाय द ट्रेन वेरी मच। मुझे बहुत पसंद, रेलगाड़ी यात्रा करने में मुझे बहुत पसंद आया। आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब लिखेंगे, जब इस मीनिंग समझ के लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब 8वां सेंटेंस है, ऐसा लग रहा था मानो पेड़ भी साथ साथ चल रहे हैं। और देखो भाई, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2 फ्रेज हैं, मतलब एक फ्रेज और एक 2 फ्रेज करके इसे हम कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो पहला तो ऐसा है, इट सीम्ड एज इफ़ का मतलब होता है ऐसा लग रहा था मानो। अब ऐसा लग रहा था, इट सीम, देखो इट सीम, आप जाकर रिसर्च करना, मतलब पता करना। इट सीम, सीम का मतलब होता है लगना या प्रतीत होना। तो क्या है, यहाँ प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा था यानी प्रतीत हो रहा है। तो इट सीम एक फ्रेज है, एक फ्रेज है जो आप जाके पढ़ना। ठीक है, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं बता दूँ, मैं आपकी तरह बिगिनर हूँ। ठीक, तो ऐसा लग रहा था, तो इट सीम्ड मतलब ऐसा लग रहा था। एज इफ़ मानो, एज इफ़ का मतलब होता है मानो, और ये भी एक फ्रेज है एज इफ़। ठीक है, पेड़ भी हमारे साथ चल रहे हों। द ट्रीज़ वर ऑल्सो मूविंग विद अस। मूविंग का मतलब होता है हिलना, अपने जगह से विस्थापन होना। ठीक है, ऑल्सो मतलब भी आपको बताया है ये, तो यहाँ आपको समझ में आ ही रहा है। टेंस है इसमें, मुख्य वाक्य पास्ट है इसमें, क्योंकि पास्ट ही है, लेकिन सीम है, सी ये पास्ट में है, तो ऐसा लग रहा था। आप इसका फ्रेज जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, बस मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपका काम है पढ़ना। ठीक है, मैं जैसे प्रैक्टिस करता हूँ वैसे मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। अंदर का भाग पास्ट कंटिन्यूस है, जैसे क्या बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूस है, जैसे इसमें वर्ब में ING लगाया, आप समझ रहे होंगे क्यों लगा, क्योंकि समय ऐसा महसूस हो रहा था कि पेड़ साथ चल रहे हैं, तो महसूस होना, ये सब फ्रेज है। आप मैंने जो फ्रेज बताया, 2 फ्रेज है इसमें। एक फ्रेज है इट सीम्ड, ये सेकंड फॉर्म है, ये इसका फर्स्ट फॉर्म है सीम, तो इसका फ्रेज है इट सीम का एक फ्रेज सर्च करके पढ़िए, और एज इफ एक फ्रेज है, इसको सर्च करके पढ़िए। इससे काफ़ी सेंटेंसेस आएंगे जो रोज़मर्रा के काम में आपको काफ़ी बोलने में इम्प्रूवमेंट होगी, और ये बोलने में सहायता करेंगे। ठीक है, और फिर 9वां सेंटेंस है हमारा, स्टेशन पहुँचे तो बहुत भीड़ थी। व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन देयर वाज अ ह्यूज क्राउड। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या सीखने को मिल रहा है, यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हैं। तो मीनिंग है रिच्ड का मतलब होता है पहुँचना, ये सेकेंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है रिच। ठीक है, और यहाँ ह्यूज का मतलब होता है काफ़ी बड़ा या विशाल। ह्यूज का मतलब काफ़ी बड़ा, बहुत या विशाल। क्राउड का मतलब होता है भीड़, तो ह्यूज का मतलब बहुत बड़ा, भीड़ यानी बहुत भीड़ या बहुत बड़ा भीड़। ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल, और क्राउड का मतलब भीड़। तो यहाँ पे 3 मीनिंग आपने सीखा, रिच्ड, ह्यूज और क्राउड। तो आपको इसको अपने रफ में 5 बार लिख कर इसको याद करना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये पास्ट टेंस है और ये सेकंड फॉर्म में रिच और V2 है। ठीक, अब देखिए, बाहर आकर दीदी ने एक रिक्शा बुक किया। ठीक है, अब यहाँ पे एक फ्रेज़ है, यहाँ पे एक फ्रेज़ ये है, आफ्टर कमिंग आउट मतलब बाहर आकर। आफ्टर कमिंग आउट मतलब बाहर आकर। अगर ऐसे होता स्टेशन के बाहर आकर तो ऐसे होता आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम द स्टेशन, बट ऐसे एक फ्रेज़ है आउट आफ्टर कमिंग आउट मतलब बाहर आकर। दीदी ने एक रिक्शा बुक किया। माई एल्डर सिस्टर बुकड अ रिक्शा।
ठीक है। यहाँ सेकंड फॉर्म में बुक लिखा और बुक का ये आपका एक मीनिंग है, आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। और ये सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, और ये देखिए ये इम्पोर्टेंट मीनिंग है। अब ये इम्पोर्टेंट मीनिंग है इस जो भी आपने 10 सेंटेंस पढ़े आप देख लीजिए और इसको लर्न कर लीजिए। जब सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही ये लर्न हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है और यहीं से समाप्त होता है ये, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ऐसे आना है और इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। इस 10 सेंटेंस का स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, ठीक है, जितना भी पढ़ा है। फिर आप क्या कीजिए, आप जो सेंटेंस पढ़े हैं, जैसे कि आपने यहाँ जो सेंटेंस बनाए हैं, जो मीनिंग आपने सीखा है, उस सेंटेंस को वैसे ही बनाए। जैसे कि ये सेंटेंस है तो वैसे ही बनाइए, आपको याद हो गया होगा क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। तो फिर आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे आइए और फिर इसको ऐसे लिखिए और फिर ऐसे इसको ट्रांसलेट कीजिए। गर्मियों की छुट्टी थी तो आपने क्या बनाया था, इट वाज अ समर वेकेशन। अब समर क्या है, गर्मी, और छुट्टी का मतलब वेकेशन। तो आपको 2 मीनिंग हो गए, 2 मीनिंग्स आपने एक सेंटेंस बना लिया, ठीक है। फिर आगे है, मैं अपनी बुआ से मिलने वाराणसी गया था। आई वेंट टू वाराणसी टू मीट माई आंट, ठीक है। यहाँ से नहीं आपने को बहुत कुछ सीखने को मिला है। वैसे ही आप ऐसे को ट्रांसलेट कीजिए, ठीक है। वैसे ही आप इसको ट्रांसलेट कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैं 2 वीडियो अपलोड करूँगा। ये फर्स्ट डे है ऑफ स्टोरी ट्रांसलेशन एंड मैं सेकंड एंड में ये स्टोरी वाला फर्स्ट वीडियो है और स्पोकन का मैं वीडियो बनाऊंगा, वो फर्स्ट होगा, जिसमें आप इसी स्टोरी को मैं इंग्लिश में बोलूँगा, जो आपको समझना है, जिससे आपकी लिसनिंग पावर में इम्प्रूवमेंट होगी। जो आप सुन के आपका दिमाग इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा समझने लगेगा, ठीक है। तो मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा जो स्पोकन पर होगा, ठीक है। तो आप मुझे वो सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं यही बोलूँगा, ठीक है, जिससे आपकी काफ़ी मदद मिल चुकी होगी। जैसे कि मैंने बताया आपको, आपने काफ़ी सारे मीनिंग सीखे, इसमें फ्रेज सीखे और काफ़ी सेंटेंसेस सीखी हैं, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक, बाय।